Life could be a dream. Life could be a dream. कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। और आज हमें अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 10th का है, इस चैप्टर नंबर 2 का नाम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आई होप आपको पहला चैप्टर पसंद आया होगा। आपने अगर देखा हो वीडियोस, नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोस क्लास 10th की आप देख लीजिए। हम अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अगर कहा जाए तो किसी भी इकॉनमी में 3 सेक्टर होते हैं बच्चे। 3 सेक्टर वो कौन कौन से होते हैं? तो जो है वो है पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा आपका सर्विस सेक्टर। अब सर ये सेक्टर्स क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है और सर्विस सेक्टर में क्या होता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें ध्यान से देखना है। देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है इसको हम दूसरे नाम से एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं यहीं पे परफॉर्म की जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक लाइन में अगर इस प्राइमरी सेक्टर का मतलब समझाऊं और बात बताऊं कि ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो देखो प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एक काम होता है। वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा जो दी गई हमारी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम आपका प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है। मतलब कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाऊं तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो आप समझ लो कि एक जंगल है। तो जंगल में जो लकड़ियां निकाली जाती हैं, तो एक बात बताओ, क्या उन लकड़ियों को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाते हो? नहीं सर, उन लकड़ियों को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन लकड़ियों को हमें पहले बोटे में काटना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी चिराई होती है, उसकी चिराई होकर उससे पटरे निकलते हैं, उसके पटरे जो निकलते हैं उससे कोई फाइनल गुड्स बनाया जाता है। मतलब प्रोसेस ये लंबा है। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझें। यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इस सेकेंडरी सेक्टर का काम है जो भी एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रोसेस में डालने का काम करता है। मेरी बात ध्यान से नहीं समझ में आई? अब जरा समझो। देखो, प्राइमरी सेक्टर का काम है जंगल से लकड़ियां काटना। अब ये जो लकड़ियां कट गई, देखो ये जंगल है, इस जंगल से लकड़ियां कट गई तो लकड़ियां सिल्ली के रूप में हो गई। ये जो लकड़ी के बोटे आप टिम्बर्स देख रहे हो, अब इन टिम्बर्स का इस्तेमाल कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, उसको आरे मशीन में लकड़ियों को काट करके पटरा बनाया जाएगा, और पटरे से फिर क्या किया जाएगा? चेयर्स, फर्नीचर्स या कोई भी चीजें जो है इससे प्रोड्यूस की जाती है। इसका मतलब ये है कि इसका काम है एक्सट्रैक्शन करना और इसका काम है कन्वर्जन करना। अब ये क्या चीज कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। किसका काम होता है? सेकेंडरी सेक्टर का। अब जरा बातों को गौर से सुनिएगा। देखो, अब इसका कन्वर्जन काम है, तो इस कन्वर्जन किस चीज का कन्वर्जन कर रहा है? ये रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल को किस चीज में कन्वर्ट कर दे रहा है? फिनिश गुड्स में। ये काम किसका है? सेकेंडरी का। अब देखो, रॉ मटेरियल जो है वो आ कहां से रहा है सेकेंडरी सेक्टर के यहां? तो प्राइमरी सेक्टर से। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो भी यहां पे चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस की गई चीजों को यहां पे भेजा जा रहा है क्या करने के लिए? कन्वर्जन करने के लिए। क्योंकि अभी यहां पे जो चीजें हैं वो फिनिश गुड्स नहीं हैं, उनको अभी कन्वर्ट करना बाकी है फिनिश गुड्स में, जो कि काम कौन परफॉर्म करता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर परफॉर्म करता है। अब देखो, एक बात मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने ये शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, कॉटन का है। अब देखो, क्या ये कॉटन का टी शर्ट खेत में उगता होगा? नहीं सर, ये टी शर्ट खेत में नहीं उगता होगा। इसके लिए सबसे पहले सर खेतों में जा करके हमने कपास लगाए होंगे, कपास से रुई निकला होगा। अब वो जो कपास से रुई निकलने का काम खेतों में हो रहा है, वो किसका हिस्सा है? प्राइमरी सेक्टर का। अब वो जो रुई है, वो रुई कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास जाएगी तो रुई से क्या बनेगा? थ्रेड। आपको पता है ना, सबसे पहले रुई से क्या बनता है? थ्रेड, धागा बनता है।
उस धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, कपड़े से क्या बनता है, फिर कोई शर्ट, टी शर्ट, साड़ी, ये जो भी चीजें आप बनाना चाहते हो उससे आप बनाते हो। मतलब ये निकल के आया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इस सेकेंडरी सेक्टर का काम है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अच्छा, इसका काम फिनिश गुड्स बनाना है किससे, रॉ मटेरियल से, और इसको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है, आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है बच्चे। अगर मैं एक लाइन बोला हूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप किसी भी चीज को देख लो, जैसे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कोई करते हो, खेतों में आप उगाते हो, क्या वो आप नेचर कहीं आप कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं सर, वो चीजें हमारी जो हैं नेचर से प्राप्त हो रही हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं। आप माइनिंग करते हो, कोयला निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, ये सारी चीजें जब आप निकालते हो तो ये क्या कर रहे हो आप, ये सारी चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर से, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा। फिशरीज है तो फिशरीज किसका, ये प्रकृति की दी गई चीजें हैं बच्चे। आप किसी जानवर का पालन पोषण करते हो, उसे बेच करके पैसा कमाने का काम करते हो, वो भी चीजें आपके इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है। बहुत लोग आपको समझाएंगे कि एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, अरे एग्रीकल्चर तो एक हिस्सा है उसका। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर एक हिस्सा है उसका। मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मुझे बेसिक डिफिनीशन चाहिए कि भैया एग्रीकल्चरल सेक्टर ये मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या चीज है। तो आपको सीधा सा एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बताना, आपको सीधी सीधी बात बतानी है कि प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, मतलब जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। अच्छा, जो भी चीजें हमारी प्राइमरी सेक्टर से निकली वो रॉ मटेरियल के रूप में किसके पास चली जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। मेरी बात समझ में आती है, हाँ सर इतनी बात तो समझ में आती है। अब सर ये सर्विस सेक्टर क्या है, देखो सर्विस सेक्टर का काम कुछ भी नहीं है। सर्विस सेक्टर का काम यह है कि इन दोनों को मदद करना। मैंने देखो एरो बना रखा है, एक एरो बनाया है, प्राइमरी सेक्टर यहां से प्रोवाइड कराता है क्या चीज, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देता है, यहां पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होके क्या बनता है, फिनिश गुड्स। अब ये जो फिनिश गुड्स है कहां पे चला जाता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास चला जाता है। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, एक टर्म मैंने यहां पे ये भी जोड़ दिया, कंज्यूमर। आप पता है ना कंज्यूमर कौन होते हैं, सर कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। सर ये क्या बोल दिया आपने, जरा फिर से बोलो। देखो कोई भी कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता वो होता है जो किसी गुड्स को परचेज करता है अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। आप गुड्स क्यों परचेज करते हो, गुड्स क्या है, गुड्स के अंदर क्या चीज है कि आप उसे परचेज करते हो। मैंने ये पेन क्यों खरीदा, क्योंकि इसके अंदर एक वांट सेटिस्फाइंग पावर, याद रखना गुड्स के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब क्या, मतलब आपकी इच्छा को पूरा करने की शक्ति गुड्स के अंदर होती है। तो इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। किताब खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पंखा खरीदते हो, लाइट खरीदते हो, कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसके अंदर कुछ खूबी होती है, और वो खूबी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब उस गुड्स के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। अब जरा बातों को ध्यान से समझना। देखो सर्विस सेक्टर को समझाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दिला देना चाहता हूं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर कन्वर्जन होता है फिनिश गुड्स में, और वो फिनिश गुड्स किसके पास चला जाता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास। अब देखो ये जो सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर क्या करता है, इन दोनों की मदद करता है ताकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स तक पहुंचनी है वो आराम से पहुंच जाएं। मतलब इसके लिए पंच लाइन मैंने दिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए मैंने पंच लाइन दिया था कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, इसका काम ये है। इसके लिए मैंने पंच लाइन दिया है कि इट वर्क्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब इन दोनों की जो फंक्शनिंग है, इन दोनों का जो काम है उसको आसान बनाने का काम कौन करता है, सर्विस सेक्टर। ये दोनों को सेवाएं प्रोवाइड करता है कि इनका काम किसी तरीके से बाधित न हो। अब सर क्या ऐसा काम है जो इनको करने में दिक्कत होती है और ये क्या कर देता है, उसको बड़ा आसानी से कर देता है। देखो एक बात मैं समझाता हूं आपको, ये जो लकड़ियां हैं
ये जंगल है, इस जंगल से जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं, ये मोटी मोटी लकड़ियाँ निकल रही हैं, तो आप ही बताओ क्या ये अपने आप सेकेंडरी सेक्टर के पास पहुंच जाएगी? ना सर, ये अपने आप तो पहुंचेगी नहीं, इसको सर गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो गाड़ी, ये जो गाड़ी है यहाँ से जो यहाँ सेकेंडरी सेक्टर के पास ले जाएगी, तो क्या ये चीज़ कौन का परफॉर्म करेगा? तो सर वो ट्रांसपोर्टेशन किसके अंतर्गत आता है? सर्विस। अब याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैं आपको इस चैप्टर के बाद में लास्ट में डिस्कस करूँगा कि इसमें अंतर क्या है, गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। फिलहाल हिंट के लिए मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई है। सर ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इनको भी मदद करती है, इनको भी मदद करती है। इनको कैसे मदद करती है कि जो रॉ मटेरियल है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए काम में आता है, और यहाँ से जो फिनिश गुड्स बन गया, वो फिनिश गुड्स आपको पता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह होती है। टाटा हर जगह घर बनता है क्या? हर गांव में बनता है क्या? हर जगह पे बनता है क्या? नहीं सर, किसी एक जगह उसकी फैक्ट्री है। अब किसी एक जगह उसकी फैक्ट्री है, लेकिन उसकी सेलिंग पूरे इंडिया में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? अगर पूरे इंडिया में है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, कैसे टाटा कंपनी अपनी जो है सारी गुड्स को पूरे ऑल ओवर ऑफ इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में जो है अपने गुड्स को क्या कर पाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है। तो वो क्या है, किस चीज के बदौलत? मेन चीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के बदौलत अपने कंज्यूमर्स तक गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोवाइड कराती हैं, तो इनका भी मदद कर रहा है। मतलब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स को कैसे ले जाएं, ये सुविधा कौन प्रोवाइड कराता है? सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, बैंक भी सर्विस सेक्टर है, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का ही काम करता है। अब सर बैंक कैसे मदद करता है इन दोनों की? अब एक बात समझो, देखो यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, आप कोई भी एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि आप खेती ले लो। खेती बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप क्या समझते हो? फ्री में हो जाता है सब कुछ? नहीं सर, उसमें पैसे लगते हैं। सबसे पहले सर सीड्स चाहिए, सीड्स के बाद सर उसमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसमें तमाम तरीके के खर्चे हैं। इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, खेत की जुताई हो गई, निराई हो गई, गुड़ाई हो गई, ये सारी चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं बच्चे। और उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सर पैसा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये पैसा कहां से आएगा, कौन देगा? बैंक इनकी मदद करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मतलब आपको अगर प्रोडक्शन में किसी तरीके की पैसे की, फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, तो उस फाइनेंस की दिक्कत के लिए आप किसके पास जाते हो? बैंक के पास, और कहते हो बैंक भैया हमें पैसे दे दो। अब वो बैंक क्या कहता है कि भैया आपको पैसे उधार पे दे देता है, आप क्या करते हो? उससे प्रोडक्शन करते हो, और जब प्रोडक्शन हो जाती है तो उसे बेच देते हो, और बेचने के बाद जो पैसा रिसीव होता है उसमें अपना जो भी अमाउंट पे करना होता है बैंक को पे कर देते हो, और प्रॉफिट आपका हो जाता है। बैंक आपका मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर बैंक नहीं होता तो ये क्रेडिट फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कराता? हाँ सर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसी तरीके से प्रोडक्शन हो जाता है, इसी तरीके से गुड्स प्रोसेस हो जाता है? नहीं सर, वहां भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अब वहां पे पैसे खर्च कहां पे होते हैं? जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपकी फैक्ट्री है, तो उसका हो सकता है कि रेंट हो। आप जो है किसी तरीके की प्लांट एंड मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस नई टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए हो सकता है आपको पैसे की आवश्यकता पड़े। तो उन सारी जरूरतों की, पैसों की जरूरतों को पूरा करने का काम कौन करता है? आपका बैंक। ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। मतलब मैंने आपको एक बात कहा कि भैया इसका काम यही है। देखो मैंने सबके आगे एक पंच लाइन लिखा हुआ है, उसी में उसका सारा मतलब निकल के आ जाएगा कि इट वर्क्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो काम है वो सुचारू ढंग से चलता रहे, इसी के लिए ये काम करता है। अब इंश्योरेंस क्या है सर? अब देखो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से ही समझाऊंगा। देखो इंश्योरेंस, हमारे देश में इंश्योरेंस का कुछ काम ऐसा होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं अगर एग्जांपल के माध्यम से, तो देखो मैंने एक कार खरीदी,
मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, मैंने एक कार खरीद ली। सर एक कार है, हाँ बच्चे आप बुरा मत मानना, और मान भी लोगे तो कर क्या लोगे, कोई मेरा कुछ कर तो पाओगे नहीं आप, लेकिन फिर भी आपको अच्छा बनाने आता है तो आप अच्छा बना लेना। देखो ये मेरी कार है, अब इस कार का मुझे चिंता है कि बच्चे ये कार चोरी ना हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये कार चोरी ना हो जाए, तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। 1 करोड़ रुपए का मैंने ये कार खरीदा है, मैं क्या करूं। अब देखो इस चिंता का इलाज है। अब ये चिंता लेकर के मैं किसके पास जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब वो इंश्योरेंस कंपनी क्या मैं क्या कहूँगा कि इंश्योरेंस भैया मैंने एक कार खरीदी है और मुझे इस बात की चिंता है कि भैया वो कार चोरी ना हो जाए, मेरी चिंता प्लीज़ आप अपने सर पे ले लो। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी आपसे कि भैया 1000 रुपये 1 साल का दे दीजिए, और 1 साल तक आपके कार की चिंता हमारी हो गई। मतलब वो हमारी चिंता, हमारी जो चिंता है उस चिंता को वो अपने सर पे ले लेगा, और 1000 रुपये में ही वो ले लेगा। अगर 1 साल के दौरान अगर कार चोरी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि वो इंश्योरेंस कंपनी चोर नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके कार का पैसा दे देगी, जितने रुपए का कार होगा उतना। मतलब कि ये इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर करने का काम करती है। अब देखो यहाँ पे इनका क्या काम है इंश्योरेंस कंपनी का। देखो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि ये ट्रक वाला है, ठीक, एक ट्रक है। अब उस ट्रक में जो है ये सारी जो सिल्लियाँ हैं ये लोड करके और जा रही हैं सेकेंडरी सेक्टर के पास। अब ड्राइवर जो है, ड्राइवर को भाई साहब बीच में ठेका दिख जाता है। तो समझते हो ठेके का मतलब, हाँ सर हम बिल्कुल समझते हैं। अब वो ठेका है, अब उस ठेके पे उतर के उसने 1 लगा लिया। अब 1 लगाने के बाद भाई साहब जो गाड़ी चलती है वो तो आप समझ ही पा रहे होगे कि भाई साहब पीने के बाद गाड़ी कैसी चलती है। अब उसने क्या किया, गाड़ी चलाते चलाते ले जा करके खाई में पटक दिया। समझ में आ रही बात ना, पूरी लकड़ियाँ बिखर गई और कई लकड़ियाँ जो है चोरी हो गई, उसी में से बहुत दिक्कत हो गया। अब बताओ ये नुकसान जो है, इस नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी है ना सर। इंश्योरेंस कंपनी तो होती ही चिंता अपने सर पे लेने के लिए है। अब जितनी भी किसी तरीके की आग लग जाए या फिर किसी तरीके की जो चिंता है, आपको चोरी होने की चिंता है, आग लगने की चिंता है, एक्सीडेंट होने की चिंता है, इन सारी चिंताओं को इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी का अगर साधारण भाषा में बात कहा जाए तो काम एक बस है बच्चे कि आपके लॉस को गुड बना देना, आपको प्रॉफिट देना इंश्योरेंस कंपनी का काम नहीं होता है। आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस को गुड बना देना, मतलब उस लॉस की भरपाई कर देना, कॉम्पनसेट कर देना इंश्योरेंस कंपनी का काम है। तो ये सब तो बच्चे काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमेशा रिस्क वाला है, जिसमें हमेशा डर है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई मशीनरी टूट करके किसी को चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, तो इन सारी चिंताओं को ये अपने पास रखता है और ये इनका मदद करता है। तो सामान्य तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 चीजों के बारे में मैंने समझाया कि ये ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस अल्टीमेटली इन दोनों को मदद दे रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ताकि इनका काम क्या हो सके, सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, इसमें वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी आती है। सर ये वेयर हाउस क्या है, गोडाउन बच्चे। जैसा कि आप समझते हो कि आप देखते हो कि जितने भी सामान होते हैं एक बड़े से जगह पर रखे हुए होते हैं ताकि वो बारिश से, धूप से या किसी चीज़ से नुकसान ना हो। हर जगह पे अपना वेयर हाउस होता है, ठीक है ना। अब उसमें जो भी चीज़ें हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लकड़ी लिया है, तो लकड़ी तो मान लो साधारण तौर पे ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। जैसे सीमेंट हो गया, जैसे कि कपास हो गया, ये सारी चीज़ें अगर भीग जाती हैं या फिर इनका नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीजों के लिए सर्विस सेक्टर में एक जगह है वेयर हाउस, जहां पे आप अपने सामान को बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होल्ड करके रख सकते हो तब तक जब तक कि वो सप्लाई न हो जाए। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती जाती हैं। अब जरूरी थोड़े है कि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना तुरंत बिक ही जाए, नहीं सर। वो तो क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन हुआ और एज पर सप्लाई, जो मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड के
हिसाब से सप्लाई होता जाएगा और वो बिकता जाएगा। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा बना दे और बिके कम, तो उस केस में क्या करेंगे, वो वेयर हाउस में अपने सामान को होल्ड करके रख देते हैं ताकि सामान खराब भी नहीं होता है और एज पर जो मार्केट डिमांड है उस मार्केट डिमांड के आधार पे वो चीज़ें क्या होती रहें, सप्लाई होती रहें। तो ओवरऑल मैंने आपको इन 3 सेक्टर्स के बारे में समझाने की कोशिश किया कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए मैंने आपको समझाया ये एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसका काम है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स है और कंज्यूमर्स तक जो सामान पहुंचाते हैं फिनिश गुड्स उसको जो है ये सेकेंडरी सेक्टर देखता है। सर्विस सेक्टर का काम है इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को सर हमारे यहाँ स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करना कि ये आराम से अपना काम कर सकें। और हाँ याद रखिएगा ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, मतलब अगर इनका रिलेशन आपको समझाना है तो मैंने समझा दिया वैसे, लेकिन मैं आपके साथ बातें कर लेना चाहता हूँ कि ये इससे रिलेटेड है, ये इन दोनों से रिलेटेड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। अब ये देखो प्राइमरी सेक्टर नहीं होता तो इनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता, अब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता तो ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किस चीज को करते, समझने वाली बात है ना। हाँ सर, मतलब ये फिनिश गुड्स तभी बना पाएंगे जब ये प्राइमरी सेक्टर इनको क्या देगा, रॉ मटेरियल देगा, तभी जाकर के फिनिश गुड्स बनेगा और ये कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा। उसके बाद अगर बात करूं तो ये सर्विस सेक्टर मैंने आपको लिंक किया ही कि इन दोनों को कैसे मदद देता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब देखो इसमें बातें और गहरी जाएंगी, समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा नॉलेजेबल चैप्टर है। 10th क्लास में आपको बहुत सारी जानकारियां ये प्रोवाइड करा देगा। अभी आपको अगर और जानकारी हासिल करनी है तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपके साथ मिलूंगा और कुछ और नई बातों के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू।